वो दोनों ये समझ रहे थे कि मैं अपने आप में नहीं हूँ। इनके चेहरों के तासुरात और बौखलाहट से मुझे यही अंदाज़ा हो रहा था। फिर ग्लोरिया मुस्कुराकर बोली, अच्छा तुम बैठो तो सही, लाओ ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। वो मुझसे यूं बात कर रही थी जैसे किसी बच्चे को बहला रही हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका, फिर तुंदही लहजे में बोला, ये रिवॉल्वर तुम्हें क्यों दे दूँ? ये कहकर मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी केज हटाया और तैमूर पर तान लिया। बताओ तुम लोग क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो? तैमूर का मुंह हैरत की ज्यादती से खुला रह गया। फिर इसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया और सपाट लहजे में बोला, तुम्हें अगर एतराज़ है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, मगर ये रिवॉल्वर जेब में रख लो। मैंने एक मरतबा फिर खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा और गुर्राहट हमेज लहजे में बोला, मैं खाली हाथ भी तुझ जैसे दो को ठिकाने लगा सकता हूँ। तूने अभी देखा नहीं कि कामरान? ग्लोरिया चीख कर बोली, होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? फिर वो तैमूर से मुखातिब हुई, वो तो होश में नहीं है, मगर तुम्हें क्या हुआ है? क्यों इसे मुश्तिल कर रहे हो? ये मरदूद बेहोशी में हमें को दुश्मन समझ रहा है। तैमूर बनाकर बोला, और तुम भी इसकी हिमायत कर रही हो? मैं रिवॉल्वर फेंक के कहका लगाने ही वाला था कि तैमूर ने अचानक मेरे हाथ पर जोरदार किक रसीद की। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल गया। फिर इससे पहले कि मैं संभलता इसकी राउंड किक मेरे सीने पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे छत का कोई हिस्सा टूट कर मेरे सीने पर आ गिरा हो। वो तैमूर था, कोई आम आदमी नहीं था कि इसकी भरपूर लात मेरा कुछ न बिगाड़ती। इसने दूसरी लात मारी तो मैं कोशिश के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा न रह सका और घुटनों के बल गिर गया। मजाक ही मजाक में एक खून रेज़ तसादुम का आगाज़ हो गया। किसी ने सच कहा है कि हाथियों से गन्ना छीनने का मजाक नहीं करना चाहिए। अब मुश्किल ये थी कि अगर मैं तैमूर पर हमला करता तो हम में से एक लाजमी तौर पर बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता। मैं ये भी अच्छी तरह जानता था कि तैमूर आसानी से काबू में नहीं आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे तैमूर वाकई जहनी तवाज़न खो बैठा है। ग्लोरिया चीख चीख कर कुछ कह रही थी, मगर हम दोनों में से कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। तैमूर ने उल्टी कराबाजी खाई और चंद कदम पीछे हट गया। फिर इसने फुर्ती से अपनी जैकेट उतार के फेंक दी। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वो अमूमन जैकेट इस वक्त उतार के फेंकता है जब मरने या मारने का फैसला कर लेता है। फिर इसने बरक रफ्तारी से अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई मोटरसाइकिल की चैन खोल ली। वो चैन तैमूर का खसूसी हथियार थी और न जाने अब तक कितने दुश्मनों का लहू चाट चुकी थी। इसने जन से चैन लहराई और मुझ पर हमला करने को तैयार हो गया। मेरा मजाक अचानक ही बहुत भयानक रुख इख्तियार कर गया था। तैमूर की आंखों में खून उतरा हुआ था और वो किसी भी लम्हे मुझ पर वार कर सकता था। मैंने ज़बरदस्त कहका लगाया और बोला, पागल हो गए हो तैमूर? मैं तो मजाक कर रहा था। मगर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तैमूर ने गुर्रा कर कहा और शाई से चैन घुमा दी। मैं फुर्ती से नीचे बैठ गया, वरना चैन मेरे मुंह पर पड़ती तो मेरा जबड़ा टूट जाता। अपनी जेब से यूआर गन निकालो और मुझे ख़त्म कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिहाज और मुरव्वत की भी एक हद होती है। मैं दोस्ती निभाता रहा और तुम मुझे पर रिवॉल्वर तान रहे थे। जल्दी करो कामरान, मुझे ख़त्म कर दो, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। हाँ, अगर ये खुशफहमी है कि तुम खाली हाथों से मुझे बेबस करोगे तो अपनी वो खुशफहमी दूर कर लो। मैं इस चैन से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं हंसते हंसते एकदम संजीदा हो गया और आगे बढ़ के बोला, अगर तुम मेरी जान लेकर खुश होगे तो उधेड़ लो मेरी खाल। मैं दोनों हाथ पुश्त पर बांध कर खड़ा हो गया। ग्लोरिया ने चीख कर कुछ कहा, मगर मैं समझ नहीं सका कि इसने मुझे मुखातिब किया था या तैमूर को। तैमूर ने चैन हाथ में तोली। मैंने सांस रोक ली ताकि ज़रब की शिद्दत कम से कम महसूस हो। दूसरे ही लम्हे इसने चैन फेंकी और हंसता हुआ मुझसे लिपट गया। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। इसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैंने भी जोरदार कहका लगाया और इसे बाहों में भींच लिया। तुम दोनों ही पागल हो गए हो, ग्लोरिया चीख कर बोली और पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। इसकी जिनजिलाहट पर हम दोनों ने कहका लगाया और हंसते हुए इसके पीछे लपके। वो एक बेडरूम में थी और बेड पर बैठी गहरे गहरे सांस ले रही थी। हमें देखकर बोली, मैं वापस जा रही हूँ, पागलों के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, जाते हुए अपने सगे की लाश भी लेती जाना। मैंने हंस कर कहा, लाश तो अब पुलिस ही आकर उठाएगी। आसपास के किसी बंगले वाले ने फायर की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी और पुलिस को फ़ोन कर दिया होगा। फिर वो लड़ाका बीवियों की तरह बोली, घर में एक लाश पड़ी है, किसी भी लम्हे पुलिस या मूसा खान के आदमी यहाँ आ सकते हैं और तुम लोगों को अपने पागलपन से फुर्सत नहीं है। बाज़ औक़ात तो तुम बिल्कुल बच्चे बन जाते हो कामरान। क्या इस ड्रामेबाजी का यही मौका था? और इस लानती आदमी को देखो, इसने तैमूर को कहर आलूर नज़रों से घूरा। ये भी इस पागलपन में शरीक हो गया। आइंदा अगर तुमने ऐसा मजाक किया तो मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम्हें हाथ पैर चलाने की क्या ज़रूरत है? मैंने हंस कर कहा। बस ज़रा मुस्कुरा कर तिरछी नज़र से देख लो, वैसे ही मर जाऊंगा। अच्छा, ज़्यादा बकवास मत करो और इस लाश को ठिकाने लगाओ। ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली, चलो यार, मैंने तैमूर से कहा, इसे किसी कूड़े के ढेर पर फेंक गए। मैंने बरामदे में खड़े हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। फिर तैमूर से कहा कि लाश ले आओ। मैंने जीप का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। तैमूर ने लाश पिछली नशिस्त के पायदान में ठोंस दी। मैंने तैमूर को स्टीयरिंग संभालने का इशारा किया और खुद गेट खोलने के लिए बढ़ गया। ग्लोरिया हमारे पीछे थी। इसने मुझसे कहा कि तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं गेट खोल दूंगी। मैं भी पैसेंजर
सीट पर बैठ गया। ग्लोरिया ने आगे बढ़ के गेट खोल दिया। तैमूर ने सन्नाटे से गाड़ी बाहर निकाली और तेज़ रफ्तारी से दाएं तरफ टर्न लेकर साइड रोड पर निकल आया। मेरी तवज्जो अकब में थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है। मेरा रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में रह गया था। मैंने अपनी जेबों पर हाथ मारा तो तैमूर मुस्कुराया और जेब से रिवॉल्वर निकाल कर मुझे देते हुए बोला, तुम्हारा रिवॉल्वर मैंने चलते वक्त उठा लिया था। वैसे इस गाड़ी में हथियारों की कमी नहीं है। एक फोल्डिंग राइफल तुम्हारे कदमों में भी पड़ी है। इसके साथ ही मैगजीन का डब्बा भी है। मैंने रिवॉल्वर लेकर जेब में रख लिया। मेरी नज़रें मुसलसल अकब का जायज़ा ले रही थी। तैमूर भी मुख्तार था और बार बार बैक व्यू मिरर का जायज़ा ले रहा था। फिर वो बिड़बिड़ाया, ऑफ वाइट कलर की एक टोयोटा हमारे पीछे लगी हुई है। मैंने मेन रोड पर आते ही इसे देख लिया था। मैंने कहा मगर इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि इसे कोई औरत ड्राइव कर रही थी। अब भी औरत ही ड्राइव कर रही है। तैमूर ने बैक व्यू मिरर में देखते हुए कहा, मगर इसके साथ गाड़ी में 3 आदमी भी हैं। आदमी में चौंक कर बोला, मगर इस वक्त तो ये अकेली थी। खैर तुम इसे डॉज देने की कोशिश करो। तैमूर ने अगले मोड़ पर गाड़ी बाएं तरफ मोड़ ली। ये सड़क ज़ियाउद्दीन अस्पताल की तरफ जाती थी। मैंने देखा ऑफ वाइट टोयोटा भी हमारे पीछे घूम गई। तैमूर ने रफ्तार एकदम बढ़ा दी। गाड़ी चलने में 130 और 40 की रफ्तार से चलती रही। फिर तैमूर ने महारत का मुजाहरा करते हुए स्पीड कुछ कम की और दाएं तरफ मुड़ गया। वहाँ सड़क के दरमियान में छोटा सा एक कट था। टोयोटा वाले के गुमान में भी ना होगा कि तैमूर इतने खौफनाक तरीके से टर्न लेगा। टोयोटा की रफ्तार भी इतनी ही थी, इसलिए वो तेज़ी से सीधी निकल गई। मैं जानता था कि अब दूर तक रोड के दरमियान कोई कट नहीं है। 2 रोइया सड़क के दरमियान खासा चौड़ा एक नाला था जिस पर चढ़े बगैर टोयोटा हमारा ताक़ुब नहीं कर सकती थी। सिर्फ एक औरत थी कि वो यू टर्न लेकर इसी सड़क पर रॉन्ग साइड से हमारे पीछे आए और इसी रास्ते से मुड़े जहाँ से तैमूर ने टर्न लिया था। मैंने घूम कर देखा, टोयोटा के ड्राइवर ने फुर्ती से ब्रेक लगाया और गाड़ी को दीवानावार यू टर्न देकर मेरे अंदाजे के मुताबिक रॉन्ग साइड पर दौड़ाने लगी। बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि या तो कोई ट्रैफिक सार्जेंट कहीं से नमदार होकर इसका रास्ता रोक ले या फिर सामने से आने वाली किसी गाड़ी से इसका तसादुम हो जाए। मेरे देखते ही देखते इसने एक वेस्पे सवार को टक्कर मारी। वो बेचारा साइड से निकलकर मेन रोड पर आ रहा था, मगर इसकी सारी तवज्जो बाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक पर थी। वो इसी रास्ते से निकला था जहां से तैमूर ने यू टर्न लिया था। टोयोटा के ड्राइवर भी गाड़ी को बगोले की तरह इसी तरफ ले जा रही थी। इसने वेस्पे के अगले हिस्से पर जोरदार टक्कर मारी। सवार उछलकर नाले में जा गिरा और टोयोटा नाले की उभरी हुई दीवार से टकरा कर रुक गई। तैमूर ने ज़ोरदार कहका लगाया और गाड़ी को सीधा लेता चला गया। हम लोग इस मरतबा नॉर्थ नाज़माबाद के ब्लॉक ए को अबूर करते हुए बोर्ड ऑफिस और यूथ सेंटर के पास जा पहुँचे। वहाँ से हम पहाड़गंज की तरफ जा निकले। इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बराए नाम थी। इस ज़माने में वहाँ आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। दूर दूर तक वीराना था और मैदान में जा बजा खुदरू झाड़ियाँ जंगल की तरह फैली हुई थीं। एक मुनासिब जगह देखकर तैमूर ने गाड़ी रोक दी और बोनट खोल के यूं खड़ा हो गया जैसे इंजन में कोई ख़राबी पैदा हो गई हो। सड़क पर वक्फे से इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थीं। मैंने सड़क के मुखालिफ सिमत वाला पिछला दरवाज़ा खोला और मौका मिलते ही फुर्ती से अहमद जान की लाश झाड़ियों में फेंक दी। दिन दिहाड़े किसी लाश को ठिकाने लगाना खासा ख़तरनाक है, मगर इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लाश फेंकते ही मैं झपट कर गाड़ी में सवार हो गया। तैमूर भी इस वक्त तक बोनट बंद करके स्टीयरिंग पर बैठ चुका था। फिर इसने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। हमें अपने ब्लॉक तक पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। सर्विस रोड से तैमूर स्ट्रीट में मुड़ने ही वाला था कि हम दोनों बुरी तरह चौंक उठे। हमारे बंगले के आगे और सड़क पर गैर मामूली मजबा था। तैमूर गाड़ी आगे बढ़ाता चला गया। 2-3 गलियां छोड़कर इसने एक दरख्त की साई में गाड़ी पार की और हम दोनों टहलने वाले अंदाज में अपनी गली तक पहुँच गए। मेरे ज़हन में मुख्तलिफ वसवसे सर उभार रहे थे, मुख्तलिफ सवाल जन्म ले रहे थे कि क्या वहाँ से लाश ले जाते हुए किसी ने देख लिया या फायर की आवाज़ सुनकर किसी ने पुलिस को इतला दे दी। मगर पुलिस की आमद के आसार नहीं थे। वहाँ मजमे में अक्सरियत आसपास के बंगलों के मुलाजमों और चौकीदारों की थी। इक्का दुक्का बंगलों के मालिकान भी नजर आ रहे थे। मैंने घड़ी देखी, हमें वहाँ से गए हुए बमुश्किल 2 घंटे हुए थे। इस दौरान में क्या क़यामत आ गई थी। वहाँ लोग भांत भांत की बोलियाँ बोल रहे थे। तैमूर ने आगे बढ़ के पूछा, यहाँ क्या हुआ है? अरे साहिब क्या बताएं, अंधेर है अंधेर। अधेड़ उम्र का एक आदमी बोला। अब तो लोगों की इज्जत घरों में भी महफूज नहीं। ये कहकर वो खामोश हो गया। मेरा दिल चाहा कि इसकी एक झांपड़ रसीद करूँ और कहूँ कि अपनी इस किस्सा गोई के फ़न को किसी और वक्त के लिए उठा रखूँ और सीधी तरह बात करूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए खून के घूंट पीकर रह गया। अधेड़ उम्र का शख्स खामोश होकर लोगों का जायजा ले रहा था। किस घर की बात कर रहे हैं आप? तैमूर ने इसे घूरते हुए पूछा। अरे साहब, मैं सामने वाले बंगले की बात कर रहा हूँ। इसने हमारे बंगले की तरफ इशारा किया। 4 आदमी असले के जोर पर वहाँ से एक औरत को अगवा करके ले गए। मेरा दिल उछल के गोया हलक में आ गया। आपने अपनी आंखों से इस औरत को अगवा होते हुए देखा है? मैंने पूछा। हाँ साहिब, आंखों देखा कह रहा हूँ।
हूँ, वो पुरजोश लहजे में बोला। मैं सामने वाले बंगले का ड्राइवर हूँ, मैंने इन लोगों को बंगले में घुसते हुए नहीं देखा, शायद मेरे आने से पहले वो बंगले में मौजूद थे। मैं गाड़ी साफ कर रहा था कि सामने वाले बंगले से फायरिंग की आवाज़ आई। पहले 2-4 फायर हुए, फिर तो गोया गोलियों की बारिश होने लगी। मैं भागकर अपने क्वार्टर में जाने लगा। फायरिंग में मैं इतना घबरा गया था कि बंगले का दरवाज़ा बंद करना भी भूल गया। इसी वक्त मैंने देखा 4 आदमी एक लड़की पर राइफलें ताने बाहर आ रहे हैं। बंगले के बाहर इनकी गाड़ी मौजूद थी। उन्होंने लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी में सवार किया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लड़की कैसी थी? तैमूर ने पूछा। जैसी खाते पीते घरानों की लड़कियां होती हैं, खूबसूरत और गोरी चिट्ठी। ग्लोरिया ने भी अपना हुलिया बदल रखा था। वो शलवार कमीज़ में बलबूस थी और इसने बाल भी स्याह कर लिए थे। इस हुलिये में कोई इस वक्त तक इस पर शुबा नहीं कर सकता था कि वो गैर मुल्की है जब तक वो बात न करती। अगवा करने वाले कैसे थे? मैंने पूछा। चारों हट्टे कट्टे थे। इनमें से एक ने जैकेट और चुस्त जीन्स पहन रखी थी, बाकी 3 आदमी शलवार कमीज़ में थे। इनके चेहरों से कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि इनका ताल्लुक किस इलाके से है। मैंने पूछा। इसने घूर के मुझे देखा और बोला, आप तो पुलिस वालों की तरह पूछगछ कर रहे हैं साहिब, कहीं आपका ताल्लुक पुलिस से तो नहीं है? मेरे दिल में आया कि इससे कहूँ कि हाँ मेरा ताल्लुक पुलिस से है। पुलिस का नाम सुनकर वो सब कुछ बता देता, मगर फिर सोच कर रह गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि किसी न किसी ने ज़रूर पुलिस को फ़ोन किया होगा और वो लोग पहुँचने ही वाले होंगे। मैंने जवाब देने के बजाय ड्राइवर से पूछा, तुमने पुलिस को इतला दी थी? बेगम साहिब ने पुलिस को इतला दे दी थी, मगर मैंने इनसे कह दिया था कि मैं गवाही नहीं दूंगा। मैं और तैमूर गैर महसूस तरीके से मजमे से निकल आए। मैंने तैमूर से कहा, इसका मतलब यह है कि मूसा खान के आदमियों ने ग्लोरिया को अगवा कर लिया है? ज़ाहिर तो यही नज़र आता है, तैमूर ने जवाब दिया। फिर वो सोच कर बोला, हम लोगों का बंगले में रहना बहुत ज़रूरी है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी इतला पर पुलिस मूसा खान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? मैंने तलख लहजे में कहा। मुमकिन है पुलिस वाले हम ही को फांसने की कोशिश करें। मूसा खान पुलिस को लाखों रुपए महीना चंदे के तौर पर नहीं देता। वो लोग तो मूसा खान के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं करेंगे। फिर तैमूर ने कहा, क्या ग्लोरिया को इनके रहमो करम पर छोड़ दें? ये मैंने कब कहा है? मैंने जवाब दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि न जाने ग्लोरिया ने ड्राइंग रूम से अहमद जान की मौजूदगी के निशानात साफ़ किए या नहीं। मैंने अपने इसी खदशे का इजहार तैमूर से किया तो वो बोला, वहाँ फायरिंग हुई है, पुलिस को खून का कोई धब्बा नज़र भी आए तो यही समझा जाएगा कि अगवा करने वालों या मुक़म्मियों में से कोई ज़ख्मी हो गया होगा। इस दौरान में हम गाड़ी तक पहुँच चुके थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मूसा खान के अड्डे का इल्म था, मगर कोई ज़रूरी नहीं था कि ग्लोरिया वहीं मौजूद हो। शहर में मूसा खान के 20 ठिकाने थे, ग्लोरिया कहीं भी हो सकती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है तैमूर, मूसा खान ने ग्लोरिया को कहाँ रखा होगा? मैंने पूछा। तुम भी तो मूसा खान से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। ना सिर्फ वाकिफ़ हो बल्कि कई बरस पहले मैंने इसके लिए काम भी किया है, तैमूर ने जवाब दिया। अच्छा, मैंने चौंक कर देखा। ये तो मेरे लिए भी नई इतला है। तुमने इसके लिए कब काम कर लिया? मैंने पूछा। ये कई साल पहले की बात है। मैं इन दिनों कॉलेज में पढ़ता था। मुझे इस रास्ते पर डालने वाला भी मूसा खान ही है। फिर वो सर झटक कर बोला, हम लोग ग्लोरिया को वहाँ से निकालने की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो ग्लोरिया को बाथ आइलैंड ले गया होगा, तैमूर ने पुरख्याल अंदाज में कहा। अगर हम वहाँ पहुँच जाएँ तो? नहीं, वो खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा था। मेरा ख्याल है कि मूसा खान की भांजी को अगवा कर लें। यार ज़रा ज़ोर से बोलो, मैंने हंस कर कहा। ये मूसा खान की भांजी कहाँ से आ गई? बहुत कम लोग बल्कि गिनती के चंद आदमी जानते हैं कि मूसा खान की एक बहन भी है। मूसा खान इसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। मूसा खान ने इसकी शादी शहर के एक बिजनेसमैन से की है। किसी को भी इल्म नहीं है कि इसकी कोई बहन भी है। मुझे भी बस इत्तफाक से मालूम हो गया था। तुम्हें याद होगा कि इन दिनों शहर में बच्चों की अगवा की वारदातें हो रही थीं। इन दिनों मूसा खान ने अपनी भांजियों की हिफाजत के लिए भेजा था, मगर मुझसे इसने यही कहा था कि मेरे एक दोस्त को अपनी बच्चियों के लिए मुहाफिज की ज़रूरत है। कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि वो मूसा खान की सगी बहन का घर है। वो खुद भी हफ्ते में एक दफ़ा बहन से मिलने जाता है। हम भांजी की बजाय इसकी बहन ही को ना उठा लें? मैंने कहा। बच्चों को अगवा करने के तसव्वुर ही से मुझे वहशत होती है। बच्चे कैसे यार? तैमूर हंस कर बोला। ये अब से 10 साल पहले की बात है। इस वक्त मूसा खान की बड़ी भांजी शाहाना 8-9 साल की थी। क्या अब तक वो बच्ची होगी? मगर क्या ज़रूरी है कि इसकी बहन अभी तक वहीं मुकीम हो? मैंने कहा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बहनोई कारोबारी हल्के में खासा मसरूफ़ है और मारूफ भी है। इसकी फ़र्म AR ट्रेडर्स के नाम से मशहूर है। इसका फ़ोन नंबर तो हमें डायरेक्टरी से भी मिल जाएगा, तैमूर ने जवाब दिया। तो फिर चलो, यहाँ वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? मैंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। फिर हंस कर बोला, वैसे मुझे मालूम नहीं कि तुम इतने पुराने पापी हो। मोहब्बत का असर भी तो होता है ना? तैमूर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। वैसे इन दिनों मैं खुद भी कॉलेज में पढ़ता था। फिर वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला,
मेरा ख्याल है फ़िलहाल हम मोहम्मद अली सोसाइटी वाले बंगले पर चलें, वहाँ से ज़रूरी मालूमात करके इस ऑपरेशन पर निकलेंगे। फर्डिनेंड हमें देखकर हैरान रह गया। इससे हमने यही कहा कि अब 2-4 दिन बाद रब्ता करेंगे। जब इसे ये मालूम हुआ कि ग्लोरिया को मूसा खान के आदमियों ने अगवा कर लिया है तो वो भी परेशान हो गया और बोला, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने पिछले दिनों एक छोटा सा माइक्रो ट्रांसमीटर कंप्लीट किया था। सोचा था कि इसका एक छोटा सेट आप तीनों को भी दे दूं, मगर इसमें छोटा सा एक काम बाकी था, इसलिए ना दे सका। माइक्रो ट्रांसमीटर, मैंने हैरत से पूछा। हाँ, ये कोई नई चीज़ नहीं थी, मगर मैंने इसे बहुत ज़्यादा हसास बना दिया था। पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तसर कर दिया था। इतना मुख्तसर कि वो छोटे से एक बटन सिगरेट होल्डर, टाइप इन और कफलिंक में भी फिट हो जाता था, और इतना हसास है कि 100 किलोमीटर के इलाके में काम कर सकता है। ऐसे ट्रांसमीटर पहले भी थे, मगर इनकी रेंज बहुत कम थी। फिर मैंने इसमें लोकेशन फाइंडर डिवाइस भी लगाई है। अगर ग्लोरिया के पास वो ट्रांसमीटर होता तो हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते थे कि इस वक्त वो कहाँ है, और अगर वो 100 किलोमीटर की रेंज से बाहर हुई तो। तैमूर ने सवाल किया। जाहिर है फिर इसका सुराग ना मिलता। फर्डिनेंड की बजाय मैंने जवाब दिया, मगर हम लोग भी हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। ग्लोरिया जो ही रेंज में आती हमें इसका सुराग मिल जाता। खैर, तुम टेलीफोन डायरेक्टरी ले आओ, मैंने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए फर्डिनेंड से कहा। फिर 1 घंटे बाद हम पूरी तैयारी के साथ मूसा खान की बहन के घर जा रहे थे। अगरचे ये एक घटिया हरकत थी, मगर मजबूरी थी। हम शाहाना खुतामान या बुर्दा फरोशी के लिए अगवा नहीं कर रहे थे, बस मूसा खान पर प्रेशर डालना था। मूसा खान के बहनोई आसिफ अली डिफेंस के फेज़ 5 में रहता था। डायरेक्टरी से हमें इसका पूरा एड्रेस मिल गया था, इसलिए हमें मकान ढूंढने में कोई दिक्कत न हुई। फर्डिनेंड से हमने सिर्फ एक आदमी का मुतालबा किया था, ऐसा आदमी जो ड्राइविंग में एक्सपर्ट होने के साथ साथ बेजिगर भी हो। यूँ भी अमान हमारे साथ था। मुझे मालूम नहीं था कि वो कैसा फाइटर है, मगर इसके जिस्म की साख्त और मजबूत कलाइयों से अंदाज़ा हो रहा था कि आदमी जानदार है। आसिफ अली का शानदार बंगला 2000 गज पर बना हुआ था। मेन गेट पर पीतल के झिलमिलाते हरूफ वाली नीम प्लेट थी, और गेट की इंतहाई बाएं जानिब एक और तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, कुत्तों से होशियार रहें, सीधे निकले चलो। मैंने अमान से कहा। स्टीयरिंग इस वक्त इसी के हाथ में था। मैं और तैमूर पिछली सीट पर बैठे थे। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ। इस वक्त शाम के 4 बजे हैं। आसिफ अली तो अभी तक ऑफिस ही में होगा। हाँ, मगर हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि शाहाना इस वक्त घर पर भी होगी या नहीं। फिर मैं चौंक कर बोला, तुम शाहाना को पहचान लोगे? 10 साल में इंसान अच्छा खासा बदल जाता है, मगर मेरा ख्याल है कि मैं इसे पहचान लूँगा। तैमूर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि वो भी तुम्हें पहचान लेगी। मैंने कहा। कुछ कह नहीं सकता, तैमूर ने जवाब दिया। अगरचे इस वक्त बहुत छोटी थी, मगर मुझ में भी खासी तब्दीली आ गई है। मेरे जिस्म भारी हो गया है। इस वक्त मैं क्लीन शेव था, अब चेहरे पर मूछें हैं। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत होगी, मगर अब नहूसत बरस रही है। मैं हंस कर बोला। ड्राइवर भी ज़िले मुस्कुराने लगा। तो आपकी सोहबत में रहकर क्या चेहरे पर नूर की बारिश होगी? तैमूर जल कर बोला। इस वक्त तो वाकई मेरे चेहरे पर नूर बरस रहा है। मैंने हंस कर कहा। इस वक्त मेरे चेहरे पर ब्राउन रंग की घनी दाढ़ी है, सर के बाल भी ब्राउन थे, और आंखों पर नीले कॉन्टैक्ट लेंस लगे हुए थे। चेहरे पर नाजुक से खूबसूरत फ्रेम का चश्मा था, और मैं इस वक्त कोई गैर मुल्की सफारतकार लग रहा था। मुझसे गलती ये हुई थी कि तैमूर का हुलिया नहीं बदला था। वो इस घर में रह कर गया था। इसे आसिफ अली का कोई पुराना मुलाजिम, शाहाना, आसिफ अली की बीवी या खुद आसिफ अली कोई भी पहचान सकता था। मगर अब क्या हो सकता था? मैं महज इसके लिए वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। एक लंबा चक्कर काट कर गाड़ी दोबारा वहीं ले चलो, मैंने अमान से कहा, और सीट की पुश्ती से टेक लगाकर पाइप सुलगा लिया। वो भी मेरे बदले हुए रूप का एक हिस्सा था। 10 मिनट बाद हम दोबारा आसिफ अली के बंगले के सामने से गुजर रहे थे। मैंने अमान से कहा कि कोई मुनासिब सी जगह देखकर गाड़ी पार्क कर दो। इसने कुछ आगे जाकर 2 बंगलों के दरमियान एक खाली प्लॉट में गाड़ी रोक दी। फिर मैं और तैमूर टहलने वाले अंदाज में मतलूबा बंगले के अकब में पहुंच गए। वहाँ भी छोटा सा काहिनी दरवाज़ा मौजूद था, मगर दरवाजे के बाहर कच्ची ज़मीन पर मौजूद कदमों के निशानात से अंदाज़ा हो रहा था कि ये दरवाज़ा मुलाजिमों वगैरह के ज़ेर इस्तेमाल है। बंगले की बाउंड्री वॉल काफ़ी बुलंद थी, और आसपास कोई ऐसा दरख्त भी नहीं था जिसके ज़रिए अंदर पहुँचा जा सकता। यूँ भी दीवार पर नोकदार आहिनी सलाखें लगी हुई थी। गाड़ी की डिग्गी में मजबूत रस्सी का एक गुच्छा तो मौजूद था, मगर यूँ दिन दिहाड़े रस्सी के जरिए किसी के घर में कूदना हंसी खेल नहीं था। मुझ पर झिंझलाहट तारी होने लगी। मैं अंधेरा फैलने का इंतजार नहीं कर सकता था कि एक लम्हा कीमती था। बंगले के अंदर से बहुत से बच्चों की मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। मेरी इतला के मुताबिक आसिफ अली की सिर्फ 2 बेटियां थी। इसका मतलब ये था कि वो बच्चे घरेलू मुलाजिमीन के थे। शायद सर्वेंट क्वार्टर्स बंगले की अकबी दीवार के नज़दीक ही थे। तैमूर मुझसे चंद कदम आगे था और अमान मेरे पीछे था। हम लोगों के सिगरेट लाइटर्स में वही माइक्रो ट्रांसमीटर्स पोशीदा थे। मैंने अचानक एक जुआ खेलने का फैसला कर लिया और ट्रांसमीटर ऑन करके तैमूर से कहा, मैं बंगले के अंदर जा रहा हूँ। इससे पहले कि तैमूर जवाब में कुछ कहता, मैं ट्रांसमीटर ऑफ करके अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने तैमूर और अमान दोनों को चौंकते देखा, मगर रुका नहीं। मैं फौरी तौर पर बंगले के अंदर जाने का फैसला कर चुका था। मैंने दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दी। फौरन ही अंदर से एक करख्तार आवाज़ गूंजी, कौन है? मैं
जेम्स हेडले जीन्स हूँ, मैंने खालिस अमेरिकन लहजे में मुंह बिगाड़ कर कहा। फिर शायद दरवाजे की झुर्री में किसी ने मेरा जायज़ा लिया और बोला, कोई गोरा है जी। फिर किसी के कदमों की आहट उभरी और दरवाजे के पास थम गई। अंदर से फिर वही करख्त आवाज़ गूंजी, ओ तुम कौन हो यहाँ और क्या चाहते हो? मैंने इस मरतबा ज़रा ऊँची आवाज़ में चिल्लाहट का मुजाहरा किया, मैं जेम्स हेडले जेम्स हूँ। मैंने इस मरतबा भी इंग्लिश का सहारा लिया था। ओए तुम सामने वाले गेट से आओ। इस मरतबा आवाज़ में करख्तगी कुछ ज़्यादा ही थी। ठहरो, एक खनकती हुई निस्वानी आवाज़ गूंजी, ये जेम्स हेडले जेम्स यहाँ कैसे आ गए, और वो भी अकबी गली से? फिर वो बुलंद आवाज़ में बोली, हु इज़ देयर? आई एम जेम्स हेडले जेम्स। मैंने तीसरी मरतबा वही जुमला दोहराया। फिर दरवाजे का बोल्ट सिरका और वो थोड़ा सा खुल गया। अंदर से खूबसूरत सी एक लड़की ने बाहर झांका और मुस्कुरा कर रवाई इंग्लिश में बोली, यस मिस्टर जेम्स, आपको किससे मिलना है? मेरा बंदर आपके घर में कूद गया है, मैंने माजरत खाना लहजे में कहा। कमबख्त बहुत शरारती है, मुझे ये फिक्र है कि कहीं वो आपके कुत्तों के हत्थे न चढ़ जाए, बहुत कीमती और ट्रेंड बंदर है। बंदर, लड़की ने हंस कर कहा, फिर दिलकश अंदाज में हंसने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझको बंदर समझ रही है। मैंने मसनूई खुफगी से कहा, इतना हंसने की क्या बात है बेबी, मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुना है? मेरे जुमले पर लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखो बेबी, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं वाकई झिंझला गया। मैं सामने वाले बंगले में रहता हूँ और पहली दफ़ा तुमसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। तुम शायद आसिफ साहब की बेटी हो। आई सी, लड़की ने आंखें नचाई। तुम तो मेरे डैडी को भी जानते हो, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कई बार मेरे साथ डिनर भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।